होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा शो गर्भ संस्कार। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ साथ जो चलता है वही सफल होता है। दुनिया जितनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, हम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीछे कोई भी नहीं रहना चाहता। महाभारत के अभिमन्यु ने तो मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। तो क्या आज के जमाने में भी यह संभव है? क्या आज भी हम मां के गर्भ में ही बच्चे को सिखा सकते हैं? यही हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्राज, कर्माज, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि गर्भ में ही इंटेलिजेंस कैसे क्रिएट करें। इस बारे में मेरे सवाल मैं आपसे पूछूंगी और उनके जवाब भी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप सोनल जी से वो पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक माँ को क्यों क्लियर रहना चाहिए कि उसे किस तरह का बच्चा चाहिए, किस तरह का दिव्य बच्चा चाहिए? The divine womb is the most powerful school where the first seed of intelligence is sown. जी, जो हमारा गर्भ है वो सबसे पावरफुल विद्यालय है जी, जहाँ पे इंटेलिजेंस का पहला जो बीज है उसे बोया जाता है। जी, क्योंकि आपसे जैसे हमने चर्चा की है पिछले एपिसोड्स में, 80% ब्रेन डेवलपमेंट कहाँ होता है? गर्भ में होता है। जी, 100 बिलियन न्यूरॉन्स कहाँ क्रिएट होते हैं? गर्भ गर्भ में क्रिएट होते हैं, राइट? जी, तो ये इतना जो क्रिएशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? गर्भ में हो रहा है। अब वापस से वही एग्जाम्पल आपको दूंगी। एक किसान है, उसने बीज ऐसे ही फेंक दी, ध्यान ही नहीं दिया, क्या होगा? खरपतवार उग गया। उगेगा जरूर, ये लॉ ऑफ नेचर है। जी, उगेगा जरूर, बच्चा पैदा जरूर होगा, वो फसल जरूर उगेगी, लेकिन क्या होगा? खरपतवार, जी, वीड्स, राइट? जंगली सब पेड़ पौधे उग गए। जी, लेकिन जब वो किसान फोकस्ड रहा और जब उसे पता था कि मुझे क्या चाहिए, उसे पता था मुझे तो आम चाहिए। कैसा आम चाहिए? मुझे तो दशहरी आम चाहिए। बिल्कुल क्लियर था। तो क्या करेगा? सबसे पहले दशहरी आम का जो सबसे अच्छा बीज है, सर्वश्रेष्ठ बीज, उसको चुन के लाएगा। जी, और चुन के लाने क्या छोड़ देगा? नहीं, उस बीज के लिए सबसे बेस्ट सॉइल क्या है? वो बेस्ट सॉइल का चयन करेगा, राइट? कौन सा बेस्ट सीजन है, उस सीजन में डालेगा। जी, कितनी मात्रा में जल चाहिए, उतना जल डालेगा। कितना सनलाइट चाहिए, वो डालेगा। कैसा खाद चाहिए, वो डालेगा। और ढेर सारा प्यार देगा इस पूरे प्रोसेस में। जी, यानी कि उसका एंड विजन क्या है? एंड विजन है दशहरी आम। और उस दशहरी आम को प्राप्त करने के लिए वो सारे राइट रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जी, राइट एक्टिविटीज कर रहा है। तो उसे क्या प्राप्त होगा? जो चाहे उससे भी बेटर, वही नहीं, उससे भी बेटर, जी, सोच से परे उसे रिजल्ट मिलेगा। जी, ऐसे आम मिलेंगे कि लोग बोलेंगे कि ऐसा तो कभी खाया ही नहीं हमने, राइट? तो यही केस है मदर का। अगर मदर क्लियर है कि उसे कैसा संतान चाहिए, क्योंकि कलाएं तो बहुत है इस दुनिया में, जी, एंडलेस है। आप मतलब एक ही बच्चे में सचिन तेंदुलकर भी नहीं हो सकता, वही बच्चे में आप क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन को नहीं ला सकते, उसी बच्चे में आप मोदी जी को नहीं ला सकते। सबकी अलग अलग क्वालिटी है। जी,
अगर आपको स्पोर्ट्समैन चाहिए तो सचिन तेंदुलकर है, अगर आपको एक्टर चाहिए तो अमिताभ बच्चन है, देश सेवक चाहिए तो मोदी जी हैं। जी, राइट? तो आप सबका कॉम्बिनेशन करके नहीं ला सकते, इट इज इम्पॉसिबल, जी, है ना? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हमें चाहिए क्या। अगर हमें सचिन तेंदुलकर चाहिए, स्पोर्ट्समैन चाहिए, तो वैसा फोकस होना है। जी, अगर अमिताभ बच्चन चाहिए तो वैसा फोकस होना है, अगर एक देशभक्त चाहिए तो वैसा फोकस होना है। तो जैसा फोकस होगा वैसा ही हमारे सोच होगी, जी, वैसी ही भावनाएं होंगी, वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे, हमारे कार्यकलाप होंगे। जी, और वो सब जब हम करेंगे तो क्या होगा, उस तरह का न्यूरल पाथवेज क्रिएट होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 100 बिलियन न्यूरॉन्स तो मैंने आपको बताया जी, लेकिन इंटेलिजेंस कैसे क्रिएट होता है? इंटेलिजेंस न्यूरॉन से क्रिएट नहीं होता है, इंटेलिजेंस साइनेप्टिक कनेक्शन से होता है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है, जी, साइनेप्टिक कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, तब इंटेलिजेंस का क्रिएशन होता है। जी, तो न्यूरॉन्स तो बन रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल पूरा हो रहा है, बट हम जिस तरह की एक्टिविटी करेंगे उस तरह के हम साइनेप्टिक क्रिएशंस नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। न्यूरल नेटवर्क हमारा क्रिएट होगा और जिस टाइप का न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होगा उस तरह का हमारा इंटेलिजेंस होगा। जी, इसलिए अगर मदर क्लियर है कि भाई मुझे तो सचिन तेंदुलकर ही चाहिए, मुझे तो अमिताभ बच्चन ही चाहिए, मुझे तो भगत सिंह ही चाहिए, तो उन्हें वो प्राप्त होंगे। और अगर उन्हें पता ही नहीं उनको चाहिए क्या, तो क्या होगा, जैसे तैसे कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल, और कुछ भी होगा तो रिजल्ट भी कुछ भी होगा। जी, यस, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको कैसा संतान चाहिए, किन गुणों वाला चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जिस गुण के बारे में आप सोचेंगी, चिंतन करेंगी, मनन करेंगी, वर्क करेंगी, वही गुण वाला संतान आपको प्राप्त होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक माँ के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। उसकी क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी वो रियलिटी को उतनी स्ट्रांगली अचीव कर पाएंगी, और अगर क्लैरिटी जितनी गड़बड़ होगी वो रियलिटी से उतनी दूर रहेंगी। जी मैम, आपने जो इंटेलिजेंस की बात की, सभी को चाहिए होता है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंस के क्या कुछ प्रकार होते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल बोला एंड मैं आपको शाबाशी दूंगी इस सवाल के लिए, क्योंकि जनरली इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स आना यानी इंटेलिजेंट। जी, मतलब इट्स वेरी रेयर कि कोई मुझसे पूछता है कि इंटेलिजेंस के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को प्रकार के बारे में मालूम ही नहीं है। लोग खाली ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस तो एक ही हुआ, मतलब अच्छा मार्क्स आना, मार्क्स अच्छा आ गया मतलब अच्छा इंटेलिजेंट, अदरवाइज बेवकूफ है। जी, राइट? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कई टाइप का है, और इस पर एक बहुत बड़े जो मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, 1983 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया था, और वो रिसर्च करके उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को इस दुनिया के सामने वो लेके आए थे। That was a product of his research, which was a beautiful research. क्योंकि पहली बार उनकी इस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से हमें पता चला कि इंटेलिजेंस सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना नहीं है, इंटेलिजेंस सिर्फ इसमें नहीं है कि 2 + 2 = 4 हो जाए तो ही वो बच्चा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस तो उसमें भी है जब वो बच्चा बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है, इंटेलिजेंस तो उसमें भी है जब वो बच्चा बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना सकता है, इंटेलिजेंस तो उसमें भी है जब वो बच्चा बहुत अच्छे से पशु पक्षियों के साथ बॉन्ड कर सकता है। ये सब इंटेलिजेंस के अलग अलग स्वरूप हैं। सो हमारे अंदर, जैसा कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, हमारे अंदर 9 इंटेलिजेंस है। He gave us a theory of multiple intelligence, and intelligence can be bifurcated into 9 types. जी, जिसमें सबसे पहले है kinesthetic intelligence, जो हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। जी, फिर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जी, जो कि शायद उसी को इंटेलिजेंस माना जाता है, क्योंकि वही एक इंटेलिजेंस है जिसको प्रॉपरली हम मार्क कर सकते हैं, जिस पर मार्क्स दिया जाता है, और अच्छा मार्क्स आने पर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि तभी वो रीजन है कि एक बच्चा जिसका मार्क्स बहुत अच्छा आ गया, स्कूल कॉलेज में तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, बट जरूरी नहीं है कि लाइफ की रेस में भी वो उतना ही आगे हो। मे बी उसका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे नहीं है, उसमें अदर क्वालिटीज नहीं है, तो शायद बिकॉज life is holistic, life is not lopsided, life is not just about doing 2 + 2,
बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल। सो सेकंड इंटेलिजेंस इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। थर्ड इंटेलिजेंस इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, जो अभी हम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हमारी बातें होपफुली हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने जीवन में। सो दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस। फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये भी आश्चर्य की बात है, कभी कोई सोचेगा नहीं कि भाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या हुआ। भाई रिदम का ज्ञान होना, टोन का ज्ञान होना, पिच का ज्ञान आना, इंस्ट्रूमेंट चला पाना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और उसके बाद में आता है स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, दैट इज टू बी एबल टू क्रिएट थिंग्स इन द सेंस कि ये रूम है, अभी रूम कभी तो जमीन था जी, लेकिन उस जमीन को किसी ने ऐसा क्रिएट किया, तो किसी की कुछ तो सोच थी, कुछ तो इंटेलिजेंस था जो उसने विजुअलाइज कर पाया कि इस जगह को ऐसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसमें ऐसे रंग भरूंगा, उसको इतना ब्यूटीफुल बनाऊंगा। सो दिस इज स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दैट इज हाउ वेल यू नो योरसेल्फ। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। जी। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। ह्यूमन वर्ल्ड के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो दुनिया है पशुओं की, जी, पौधों की और हमारे 5 तत्वों की, धरती, जल, जी, अग्नि, वायु, आकाश, जी, जिनके बिना हमारा जीवन कितना डिफिकल्ट है वो आज हमें पता चल रहा है। बिल्कुल, राइट। जब आता है पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, पानी खत्म होने वाला है, जमीन अब फर्टाइल नहीं रही, तो अब हम समझ रहे हैं कि 5 तत्व कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये जो इंटेलिजेंस है, 5 तत्वों को समझना, पशु पौधों को समझना, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जी। उसके बाद आता है हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, इस दुनिया में क्यों आए, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। बेसिकली हमारी जर्नी इनटू दिस वर्ल्ड एज अ सोल, एक आत्मा के स्वरूप में, वो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो 9 प्रकार के इंटेलिजेंस हैं, ये होलिस्टिकली एक इंसान को बनाते हैं, राइट। और ये 9 प्रकार इंपॉर्टेंट हैं उसके होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। बट जरूरी नहीं है कि 9 के 9, अब कोई मदर बोलेगी भाई मुझे तो मेरे बच्चे में सब 9 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, नेचुरली किसी में वो बहुत अच्छा होगा, किसी में थोड़ा कम हो सकता है। बट फोकस ये होना चाहिए कि 9 के 9 अच्छे से डेवलप्ड हो, वेल बैलेंस्ड हो। डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। दे शुड बी अ बैलेंस, बिकॉज जब वो बैलेंस होगा तब वो इंसान इस पूरे जीवन को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट कर पाएगा। अब वो भी अप्रिशिएट कर पाएगा और दूसरों को भी अप्रिशिएट कर पाएगा। सो ये 9 इंटेलिजेंस से हमारे पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। हमारा ब्रेन ये 9 इंटेलिजेंस से बना हुआ है और इसी को डेवलप करना एक माँ का पर्सपेक्टिव होना चाहिए जब बच्चा उनके वूम में है। जी मैम, आपने बहुत ही बड़ी बात बताई, मुझे तो पता ही नहीं था कि 9 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो पहला इंटेलिजेंस बताया, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, उसे बढ़ाने के लिए एक औरत क्या करना चाहिए उसे, और वो किस तरह से बढ़ सकता है? वेरी नाइस। बट पहले हमें यह समझना चाहिए कि किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आखिर क्या है। जी, मैंने बोल तो दिया कि फिजिकल इंटेलिजेंस, बट व्हाट इज फिजिकल इंटेलिजेंस? हमारा बॉडी और हमारा माइंड और ब्रेन, आप कुछ भी बोलो, ब्रेन एंड बॉडी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है। जी, अभी मैंने अपना हाथ इस तरह से हिलाया तो ऐसे ही हिला दिया क्या? ब्रेन से सिग्नल आया जी, और मेरा हाथ वैसे मूवमेंट किया, और मेरे हाथ ने कुछ मूवमेंट किया, उसने सिग्नल बैक सेंड किया। So there is a coordination between my brain and my mind. बिल्कुल, right? Kinesthetic intelligence is all about this coordination. जिस इंसान में ये कोऑर्डिनेशन के रिफ्लेक्सेस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो किनेस्थेटिकली उतना इंटेलिजेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉल आता है, बैट्समैन बैट उठाता है, टक करता है और सीधा छक्का होता है। कैसे हो गया? किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उस बैट्समैन ने उस बॉल को देख के जज कर लिया कि वो कैसे आ रहा है, मैं किस एंगल में हिट करूंगा तो बाउंड्री को क्रॉस कर दूंगा। जी, वहीं पे एक फील्डिंग करने के पोजीशन पे खड़ा है फील्डर। जी, उसने क्या किया? उसने अपने
उसने बॉल का एंगल देखा और एंगल देखते उसने क्या किया, अपने हैंड की एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग की, अपने बॉडी की एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग की, एक प्रेशर क्रिएट किया, राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर, जिससे वो बॉल उसी जगह पर आके अटक गया और वहीं पे रह गया जी, राइट। That is intelligence. He calculated everything in his mind in fraction of a second. कि किस एंगल में आ रहा है, मुझे किस पोजीशन पे होना है, मेरे को अपने हाथ को कैसे रखना है, किस प्रेशर से रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे भी कैच होता है, ऐसे भी कैच होता है, ऐसे भी कैच होता है, गिर के भी होता है, पूरे लेट जाते और लेट के ऐसे कैच कर लेते हैं, कैसे करते हैं, इंटेलिजेंस। म्यूजिक बज रहा है और उस म्यूजिक पर एक डांसर उस रिदम पे परफेक्ट हैंड मूवमेंट्स कर रहा है, मुद्रा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। व्हाट इज दैट? इंटेलिजेंस। क्योंकि ब्रेन वो सिग्नल, वो म्यूजिक का जो सिग्नल है वो ब्रेन सेंड कर रहा है और वो हैंड उस तरह से मूव हो रहा है जी। डायलॉग्स एक्टर देते हैं, वो उस तरह का इमोशन डालते हैं अपने अंदर, राइट। The right smile, the right like you know the features, everything so perfect. डायलॉग की डिलीवरी करते हैं, वो उस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं जो उस डायलॉग के लिए अप्रोप्रिएट है। तो कौन करा रहा है? इंटेलिजेंस है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल इंटेलिजेंस। एक आर्टिस्ट है जी, वो आर्टिस्ट स्ट्रोक्स दे रहा है। कैसे स्ट्रोक दे रहा है? आप सिलाई करती हैं, बुनाई करती हैं, कैसे करती हैं? वो मोटर स्किल्स कैसे, और आप कैसे लूप में डाल रही हैं जब आप बुनाई कर रही हैं, छोटे छोटे लूप में डाल रही हैं, नीडल के अंदर धागा डाल रही हैं, कैसे डाल रही हैं आप? दिस इज ऑल किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जी। तलवारबाजी करते हैं हमारे जो सारे इतने बड़े जो हमारे शूरवीर सब जी, बिल्कुल परफेक्ट एंगल में करते हैं, तीर कमान चढ़ाते हैं, परफेक्ट तरीके से चढ़ाते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, कराटे करते हैं, जूडो करते हैं, कैसे करते हैं। So this is all kinesthetic intelligence। को पता है कि बस ऐसे ही हम करेंगे। कोई आ रहा है पंच करने के लिए, बॉडी को कहाँ मूव करना है, पीछे करना है, साइड करना है, कहाँ करना है, लेग्स को कैसे उठाना है, किस पोजीशन में उठाना है, किस तरह से करना है। So this is kinesthetic intelligence, the physical intelligence, the mind body coordination जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। So this is the first type of intelligence according to Dr. Howard Gardner। और इस इंटेलिजेंस को हमारी जो शूरवीर माताओं ने बहुत अच्छे से समझा है जी। माँ जीजाबाई ने क्या किया? यही तो किया। आपको क्या लगता है शिवाजी महाराज कहीं गए थे कोई स्कूल में सीखने के लिए वॉरफेयर? कोई स्कूल में नहीं गए, उनका स्कूल था उनके माँ का गर्भ जी। शिवाजी महाराज जब माँ के गर्भ में थे 3 महीना, जब माँ गर्भ से थी तो उनके पिताजी शाहजी वो मुगल के साथ फाइटिंग पर थे जी। और काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम पे जी। और माँ जीजाबाई जो थी उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा था इस तरह से बैटलफील्ड में फाइट करते हुए, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शूरवीर थी, एकदम पावरफुल थी। मतलब कहते हैं ना कि एक वीर स्त्री ही वीर बच्चे को पैदा कर सकती है। इनफैक्ट वो स्त्री और ज्यादा वीर होती है जो ऐसे वीर बच्चे को बर्थ देती है। तो बहुत बड़ी वीरांगना थी माँ जीजाबाई। तो माँ जीजाबाई ने एक प्रण ले लिया था जब शिवाजी महाराज इनके गर्भ में थे कि मैं ऐसे शूरवीर को पैदा करूंगी जो मेरी धरती का जो नाम है वो रोशन करेगा, बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो ये उनका प्रण था। उन्होंने गर्भ से ही शिवाजी महाराज को सब चीज सिखाना शुरू किया, तलवारबाजी सब कुछ सिखाना शुरू किया और साथ में वैल्यूज भी दिए। ये भी सिखाया कि भाई अगर लड़ना है तो सबके लिए लड़ना है, अकेले अपनी शान के लड़ लिया तो क्या होगा, सबके लिए करना है। तो इसलिए शिवाजी जो थे he was the king of the people, king of the masses। वो वैसे नहीं थे जो सिर्फ अपनी आन मान और शान के लिए कर रहे हैं, वो लोगों के लिए उन्होंने किया, राइट। तो ये सारा जो ज्ञान था वो माँ जीजाबाई ने गर्भ से दिया। और ये सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, द फ्रेंच, जो फ्रेंच शूरवीर थे। अगर शिवाजी महाराज हमारे भारत के शूरवीर है तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच शूरवीर थे। उनकी माँ थी लेटिजिया जी। तो माँ लेटिजिया जो थी वो भी कोई जीजाबाई से कम नहीं थी। बिल्कुल। वो भी जब गर्भ में नेपोलियन बोनापार्ट थे वो अपने हस्बैंड के साथ युद्ध भूमि में जाती थी घोड़े पर बैठ के जी। और युद्ध भूमि में रहकर उनका स्कूल वो गर्भ और वो युद्ध भूमि थी और वहां पर उन्होंने पहली ट्रेनिंग ली वॉरफेयर की जी। ऐसे नहीं शूरवीर बनते हैं, ऐसी माताएं होती है तो शूरवीर पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनिंग थी वो वहां पे मिली थी जी। तो ये तो हुई शूरवीरों की बात जी। अगर हम
परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में ले तो चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, राइट? तो चार्ली चैपलिन की मदर थी हैना चैपलिन, इवन शी वाज अ ग्रेट परफॉर्मर। तो उन्होंने ये सब चीज गर्भ में सिखाया था। उनके एक और भाई थे चार्ली चैपलिन के, सिडनी चैपलिन, इवन ही वाज अ वेरी बिग एक्टर। तो ये जो पूरा नॉलेज है, जो पूरी लर्निंग है, ये सब इतनी जो प्रभावशाली और बोलते हैं ना बिल्कुल फोकस्ड जो माताएं थी, ये उनकी देन है जो हम आज सबकी बातें कर रहे हैं। तो ये सब उनकी देन है। तो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसके बारे में किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है कैसे हम अपने बॉडी को सही तरीके से यूज करके हम जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है उसको प्राप्त कर सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे गर्भकाल में प्रॉपर प्रैक्टिस के द्वारा हम इसे इम्प्लीमेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज एवरीबडी नोज वेरी वेल अबाउट इट। इट्स बेसिकली अबाउट योर लॉजिक, योर सेंस ऑफ नंबर्स, योर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज, कि किस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लॉजिकली चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे एनालिटिकल स्किल्स के बारे में, हमारे लॉजिकल स्किल्स के बारे में, हमारे लेफ्ट ब्रेन पर इसका फोकस ज्यादा रहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड है लॉजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी शिफ्ट होती जा रही है, लोग होलिस्टिक के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, which is a very good sign, but still there is a journey to be covered. But yes, लॉजिकल को हमने काफी इम्पोर्टेंस दी है, और इनफैक्ट कई बार हम इसी को ही मापदंड पकड़ के चलते हैं कि भाई यही एक इकलौता फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, which is very very wrong। क्योंकि एक बच्चा अगर क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है तो जीवन में जरूरी नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल हो जाए। अगर उसमें बहुत डांस करने की या म्यूजिक की या आर्ट की या मे बी स्पोर्ट्स की अगर बहुत अमेजिंग क्वालिटी, तो क्या पता वो एक सचिन तेंदुलकर बन जाए, या वो कोई बहुत बड़ा डांसर या सिंगर, लाइक यू नो दे कैन बी एनीथिंग। सो वी शुड नॉट लिमिट टू दिस, but yes, when we are talking about logical mathematical intelligence, it is a very important intelligence, क्योंकि ये हमारे logical skills, analytical skills, ये सब को पर फोकस कराता है, हमें स्टेप बाय स्टेप सोचने पर फोकस कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने जो ये मॉडल डिजाइन किया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि मैंने अपने बैचलर्स में बीटेक किया था। आई डिड बीटेक, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तो उस कोर्स में आई डोंट नो कंप्यूटर स्किल्स मैंने कितने सीखे, बिकॉज उसके बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, वेंट टू वेरी डिफरेंट लाइन। बट यस, मैंने उसमें है ना जो सीखा था वो था लॉजिकल स्किल। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमें दिया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्या करते थे, एंड के बारे में सोचते थे कि हमें क्या अचीव करना है, बिगनिंग में क्या वेरिएबल्स ले रहे हैं, और हम दोनों साइड से वर्कआउट करते थे, थोड़े स्टेप यहाँ थोड़े स्टेप यहाँ, इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते थे। और वो करने से क्या हुआ, हमारा एक माइंडसेट क्लियर हुआ कि एक स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है। और आज मैं पा रही हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो समथिंग बहुत डिफरेंट है, उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है विद फ्रॉम द बीटेक डिग्री दैट आई डिड। बट इट वाज नॉट अबाउट द डिग्री, इट इज अबाउट द स्किल्स दैट आई लर्न। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस में जो लॉजिकल स्किल सीखा, जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सीखा कि किस तरह से वन स्टेप एट अ टाइम ब्रेक डाउन करके, एक बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके वन स्टेप एट अ टाइम हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट लॉजिकल स्किल इज ऑल अबाउट। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ में जब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सके, वो एक लॉजिकल स्किल बताता है। कई बार हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई सिर्फ मैथमेटिकल या कंप्यूटेशन ही है, वो तो है ही ऑफ कोर्स, बट स्ट्रैटेजी, लॉजिकल अप्रोच, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब इस इंटेलिजेंस में आती है। एक रियल स्टोरी आपको बताना चाहूंगी कि एक बच्चा था, ही वाज अमेजिंग एट मैथमेटिक्स, अमेजिंग, मतलब उसे जो नंबर बोलो फटाफट कैलकुलेट कर देता था। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा इतना अच्छा कैलकुलेशन वो कैसे कर सकता है। तब जब ट्रैक डाउन किया तो पता चला कि जब वो अपने माँ के गर्भ में था तो उसकी जो मदर थी वो
एक स्टोर रन करती थी, और वो स्टोर जब वो रन करती थी तो उसे बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ते थे कि कितना रॉ मटेरियल आया, कितना फिनिश प्रोडक्ट हुआ, कितना सेल हुआ, तो ये पूरा जो मेंटेन करना था वो करती थी। तो जब वो ये सारे काम कर रही थी तो उसने रियलाइज ही नहीं किया कि उसने इनडायरेक्टली अपने बच्चे में वो स्किल्स को कैसे ट्रांसफर कर दिए। तो बच्चा जब बॉर्न हुआ तो ही टुक बर्थ विथ एन एडेड फ्लेयर इन कंप्यूटेशंस एंड एडेड skill set in like computing, calculations, mathematics and all these things. और इसीलिए हम देखेंगे कि कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनका काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर होता है टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स डिस्कवरी, टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। उसका रीजन क्या? उसका रीजन भी है कि बिकॉज उन्होंने गर्भ में वो एनवायरमेंट में देखा, और गर्भ के बाद भी जब वो बड़े हो रहे हैं तो इट्स देयर इन द एनवायरनमेंट, सो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो ये हमारे एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स के बारे में, मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में है, ये सारी चीजों के बारे में। तो जब मदर ये सब पे अच्छे से फोकस करती है तो ये सारे स्किल सेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकती है। मैम, हमारा जो तीसरा इंटेलिजेंस है जो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसा कि नाम है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल मतलब क्या? बातचीत करना, बिल्कुल। लेकिन वर्ड जैसे किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो हमें क्या करता है? हमें बॉडी स्मार्ट बनाता है। लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या करता है? हमें लॉजिक स्मार्ट बनाता है जी। तो वर्बल इंटेलिजेंस क्या करता है? हमें वर्ड स्मार्ट बनाता है। क्या शब्दों का चयन करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट maybe just talking. It is complete, it is holistic. It is about your listening skills, it is about your speaking skills, it is about your writing skills. ये सारी चीजें इनकम्पास होती हैं कि भाई एक बच्चा अगर उसकी अगर वर्बल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तो उसका क्या लैंग्वेज पे कमांड बहुत स्ट्रांग होता है। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग कमांड ओवर द लैंग्वेज। मैं 10 भारी भरकम वर्ड सीख के अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा बना लूंगी, दैट डजंट मीन कि मेरी वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी है। वर्बल स्किल्स तो तब अच्छी है कि मैंने कुछ बात बोली और वो बात आपके दिल पे उतर गई, मैंने अपने शब्दों से आपके दिल को छू लिया, वो वर्बल स्किल्स है। दैट इज ट्रू वर्बल स्किल्स। तो बड़ी बड़ी बातें तो हम डिक्शनरी में देखकर आज तो चैट जीपीटी आ गया है, आप डालो और कुछ भी अच्छा निकल के आ जाता है। दैट इज नॉट वर्बल स्किल। वर्बल स्किल इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि मैंने जो बात बोली वो आपके दिल तक उतरी और आप प्रेरित हो गए उसको करने के लिए। दैट इज वर्बल स्किल्स। सो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम कई बार लोग सोचते हैं कि भाई जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आए वही वर्बल स्किल्स उसकी अच्छी होती है। ऑफ कोर्स अच्छी है, अगर कोई 5 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। एंड इनफैक्ट वूम में तो मदर को सिखाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे फास्ट सीख पाता है जी। और इस तरह की रिसर्च भी हुए कि जिसके घर में 2-3 भाषाओं में बात की जाती है, बच्चा जब बॉर्न होता है तो दोनों तीनों में एक्सपर्ट रहता है, बाई बर्थ तो सीख के ही बॉर्न होता है, बिकॉज रेगुलरली वो सुन रहा होता है। इसलिए मैं एनकरेज भी करती हूँ मदर्स को कि अगर आपके घर में कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करते हैं तो आप सबसे उनसे उनकी भाषा में बात करो, या उनको एनकरेज करो कि आपसे अपनी खुद की भाषा में बात करें जी। तो आप जितना समझो वो अलग बात है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच in you, I'm interested in the child in the womb. वो सीखना वो important है। So multilingual होना of course is very good, but it is not just limited to that. आपको अगर एक भाषा भी आती है but उस भाषा का आपके ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, और कमांड कैसा? आप दिल को छू सको जी। आपकी लेखनी ऐसी, आप इतनी सुंदर राइटिंग करते कि जब वो आप पढ़ रहे हो ना तो आपके सामने लग रहा है कि एक मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है जी। इतने ब्यूटीफुली आपने पिक्चराइज किया और वो पिक्चराइज करके दिल पे उतर गए, उसको बोलते राइटिंग स्किल्स जी। इतना अच्छा बोल रहे हो कि एकदम दिल में उतर गई बात और आप इंस्पायर्ड हो गए कि बस करना है तो ऐसे ही करना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव पाथ। दैट इज राइट स्पीकिंग स्किल्स। और जब आप कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ बैठे हो और सामने वाले की बात सुन रहे हो, और वो सामने वाला अपनी बात कहकर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करता है कि बस आज तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जबकि आपने कुछ से सजेशंस ही नहीं दिए जी। आपने कुछ ज्ञान नहीं दिया, आपने कोई आइडियाज नहीं दिए, कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ क्या सुना? एम्पैथेटिकली आपने उसकी बातें सुनी, बिल्कुल राइट।
कुछ नहीं बोला, जी। कुछ नहीं किया, लेकिन आपसे बात करने के बाद, बात नहीं, अपनी बात सुनाने के बाद, आपने तो बात किया ही नहीं, अपनी बात सुनाने के बाद अगर वो इंसान ये कह के जाता है कि पता नहीं क्यों तुमसे बात करके लग रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जी। आप मन में जरूर सोच रहे होंगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या जी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट दैट इज वर्बल स्किल। आपने इतना सुंदर सुना, इतने प्यार से सुना कि सिर्फ सुनने में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जी। राइट? सो दिस इज वर्बल स्किल कि आप कैसे अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा सुनकर आप कैसे दूसरों के दिल को छू लेते हो, जी। राइट? सो वर्बल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार ये सुना है, जी। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। बिल्कुल। यस, बिकॉज स्वॉर्ड क्या करता है? स्वॉर्ड तो बस उठाकर सामने वाले को खत्म कर देता है, जी। बट पेन में वो ताकत होती है कि वो सामने वाले के दिल को छू सके और छू के खत्म नहीं करे, उसको अपने साथ मिला दे। जी। तो पेन एक और एक को दो बनाता है और तलवार क्या करता है? एक और एक को मिटाता है। जी। सो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। सो बहुत जरूरी है कि राइट वर्बल स्किल एक बच्चे में अगर होता है तो वो बच्चा बहुत कुछ अचीव कर सकता है जी। लाइफ में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मदर है वो इस पर फोकस करे। नॉट नेसेसरीली कि अगर बहुत से लैंग्वेजेस सीख सके तो अच्छी बात है, बट बहुत अगर नहीं भी सीख सके तो अपने स्पीकिंग स्टाइल, टॉकिंग, लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट एम्पैथेटिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डिक्शनरी लेके जी। वर्ड्स रटने चालू कर दो। जी। नो, आप लोगों के दिल को छुओ। दैट इज व्हाट इज भले रिक्वायर्ड। सिंपल वर्ड्स में क्यों ना। यस, सिंप्लिसिटी ही छूती है। जी। कॉम्प्लेक्सिटी तो कॉम्प्लेक्सेस को क्रिएट करती है, जी। सिंप्लिसिटी दिलों को छूती है। तो of course we have to use good words, nice words, fairy language, but what is important is touching the heart. So बिल्कुल। verbal skill is all about this. जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। 3 इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताया, और भी जो बचे हुए इंटेलिजेंस है उनके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि इंटेलिजेंस के भी 9 प्रकार होते हैं। उनमें से 3 प्रकार के बारे में आज हमने समझ लिया। बाकी के बचे 6 प्रकारों के बारे में जानने के लिए हम सोनल जी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।